चांदनी रात थी। चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। चांद की हल्की सी रोशनी खिड़की से गुजरकर कमरे में प्रवेश कर रही थी। उसी कमरे के बिस्तर पर बैठी 8 वर्षीय सुरभि के आंखों से अश्रु की धाराएं बह रहे थे। सुरभि जिसकी माँ का स्वर्गवास हो गया था, सुरभि अपनी माँ को याद करते हुए रो रही थी और कह रही थी, माँ, तुम कहाँ चली गई मुझे छोड़कर? तुम्हारे बिना मुझे रातों को नींद भी नहीं आती। पिताजी तो कहते हैं तुम मेरे पास ही हो, बस मुझे दिखाई नहीं देती। अगर तुम मेरे पास हो तो तुम मेरे सामने क्यों नहीं आती? मुझे अकेले बहुत डर लगता है माँ। माँ, तुम वापस आ जाओ। मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगी। पढ़ाई करूँगी, समय पर खाना खाऊंगी और किसी चीज़ के लिए ज़िद भी नहीं करूँगी। माँ, मेरे पास लौट आओ ना, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। सुरभि अपनी माँ कुसुम को याद कर रही थी। कुसुम का कुछ महीने पहले एक दुर्घटना में मौत हो जाती है। सुरभि की माँ के गुजर जाने के बाद जैसे सुरभि की दुनिया ही बदल गई थी। उसके पिता रमेश अपने व्यापार में व्यस्त रहा करते थे। घर की देखभाल और सुरभि की परवरिश के लिए उसे उसकी चाची रोहिणी के यहाँ रखा था। रोहिणी शुरू में तो सुरभि के साथ ठीक व्यवहार करती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता उसका असली चेहरा सामने आने लगा। जैसे वो सुरभि से घर के सारे काम करवाती। ऐसे ही एक दिन की बात है। रोहिणी सुरभि के कमरे में आई और उसे जोर से डांटते हुए कहा, तू अभी तक यहीं बैठी है? तुझे कितनी बार बताया है, यहाँ काम चोरी नहीं चलेगी। तुझे मैंने बोला था ना बर्तन धोने को, और यहाँ आराम से बैठी है। तुझे सुनाई नहीं देता या फिर तुझे बैठे बैठे खाने की आदत हो गई है? चाची जी, कल बर्तन धोते समय मेरे हाथों में चोट लग गई थी। बर्तन धोने में हाथों में दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है। रोहिणी ने कहा, क्या कहा? तकलीफ हो रही है? तू क्या कोई कहीं की राजकुमारी है? यह नाटक यहाँ नहीं चलेगा, कहीं और जाके करना। और वैसे भी खाना खाते समय तो तेरा हाथ बिल्कुल दर्द नहीं करता। सारा नाटक काम करने में ही क्यों? चुपचाप से यहाँ से उठकर रसोई में जा और काम खत्म कर। रोहिणी सुरभि को हर वक्त काम में लगाए रखती। उसे खेलने की इजाज़त नहीं थी, ना ही वह अपनी पसंद की चीज़ें खा सकती थी। यदि सुरभि गलती से कुछ गिरा देती या समय पर काम पूरा नहीं कर पाती तो रोहिणी उसे डांट और कभी कभी मार भी देती। एक दिन सुरभि के हाथ से गलती से दूध गिर गया तो रोहिणी ने उसे जोर से एक लात मारी और कहा, तुझे पता भी है महंगाई कितनी बढ़ गई है, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, तूने इतना सारा दूध गिरा दिया। सुरभि रोते हुए कहने लगी, मुझे माफ़ कर दीजिए चाची, मुझसे गलती से दूध गिर गया, मैंने जानबूझकर नहीं गिराया। रोहिणी बोली, एक तो नुकसान करती है, ऊपर से जबान लड़ाती है। आज मैं तुझे सीधा करती हूँ, अब तो रात भर भूखी रहेगी, खाना भूल जा, यही तेरी सज़ा है। एक तो तेरा बाप भी पता नहीं किस मुसीबत को मेरे यहाँ छोड़ गए हैं। जब से यह मेरे घर आई है सब गड़बड़ ही हो रही है। मुझे तो लगता है यही अशुभ है, पता नहीं मेरे घर से कब जाएगी। सुरभि की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह कुछ नहीं कह पाई। जब सुरभि के पिता रमेश आते तो उनके सामने रोहिणी बहुत प्यार जताती, लेकिन जब रमेश घर से बाहर होते तब वो सुरभि पर अत्याचार करती। एक बार सुरभि ने रोहिणी से स्कूल की कॉपी मांगी तो रोहिणी ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, तेरी पढ़ाई पर पैसा खर्च करने से अच्छा है कि तुझे कहीं काम पर लगा दूं। तू कौन सा कलेक्टर बनने वाली है? यह पढ़ाई लिखाई करके क्या करेगी? लड़की जात है, अंत में चूल्हा चौका ही करना है तुझे। कुछ महीनों बाद रमेश ने दूसरा ब्याह रचाया। उनकी नई पत्नी रीना घर में आ गई। सुरभि को लगा कि शायद अब उसकी तकलीफें कम हो जाएंगी, लेकिन
उसकी उम्मीदें जल्द ही टूट गई। कुछ ही दिनों में रीना का व्यवहार भी बदल गया। रीना भी सुरभि से घर के सारे काम करवाने लगी। वह छोटी छोटी बातों पर उसे डांट और कभी कभी बिना कारण ही थप्पड़ जड़ देती। यदि सुरभि रोती तो रीना उसे और अधिक सजा देती। एक दिन सुबह सुरभि की तबीयत खराब थी। सुरभि ने रीना से कहा, माँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसलिए मैं आज पाठशाला नहीं जाऊंगी। रीना बोली, ठीक है मत जा पाठशाला, मैंने कब कहा तुझे जाने को। अब तू घर में है तो चल रसोई में जा, बर्तन पड़े होंगे धो देना। बाहर कुछ कपड़े भी पड़े हैं, जब बर्तन धुल जाए तो कपड़ों को भी धो देना। और हाँ, कपड़े साफ से धोना, पिछली बार तूने कपड़े साफ से नहीं धोए थे। सुरभि ने धीमे स्वर में कहा, लेकिन माँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ। रीना गुस्से में कहने लगी, इतनी छोटी होकर मुझसे जबान लड़ाती है, तू मुझे मना करेगी? अब तू मुझे बताएगी मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बहुत पर निकल आए हैं ना तुझे। चल, आज तेरा दिमाग ठीक करती हूँ। बहुत हुई प्यार से बातें, अब तुझे सबक सिखाना ही होगा। आज तुझे इस काल कोठरी में बंद कर दूंगी, और जब तक तू सबक नहीं सीख लेती मैं तुझे बाहर नहीं निकालूंगी। तेरा खाना पानी सब बंद, अब सड़ती रह इसी में, यही तेरी सज़ा है। उसके बाद रीना ने सुरभि को खींच कर ले गई और एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। अंधेरे से सुरभि को बहुत डर लगने लगा। वो रोती हुई बोलने लगी, माँ, मुझे बाहर निकालो, मुझे यहाँ डर लग रहा है माँ। पिताजी, पिताजी, कोई तो मेरी बात सुनो, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। माँ, मैं आपसे कोई शिकायत नहीं करूँगी, घर के सारे काम करूँगी, आप कहें तो मैं पाठशाला भी नहीं जाऊँगी, सिर्फ घर के काम ही करूँगी, लेकिन मुझे यहाँ से निकालो, मेरा दम घुट रहा है। उस दिन रीना ने दोपहर का खाना भी सुरभि को नहीं दिया। शाम हुई तब उसे कमरे से बाहर निकाला। सुरभि के मन में अब रीना के प्रति डर बैठ गया। रमेश को अपनी नई पत्नी से बहुत लगाव था और वे सुरभि की शिकायतों को नज़रअंदाज कर देते थे। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने घोषणा की कि अगले सप्ताह मातृ दिवस मनाया जाएगा, जिसमें बच्चों को अपनी माँ के साथ आना है। यह सुनकर सुरभि का दिल टूट गया। जब वह घर लौटी तो उसकी आंखों में उम्मीद की हल्की सी चमक थी। उसने हिम्मत करके रीना से पूछा, माँ, क्या आप मेरे साथ मातृ दिवस पर स्कूल चलेंगी? रीना ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, मेरे पास फालतू समय नहीं है, अपने काम से काम रखो। सुरभि का मन बहुत उदास हो गया। वह जानती थी कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी सौतेली माँ भी उसे इस तरह ठुकरा देगी। वह अपनी तकदीर पर रोती रही, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। सुरभि ने फैसला किया कि वह हार नहीं मानेगी। उसने अपनी माँ की यादों को अपने दिल में संजो ली। अगले दिन उसने अपनी कक्षा में अपने शिक्षक से कहा, मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं उन्हें हमेशा अपने दिल में रखती हूँ। क्या मैं मातृ दिवस पर उनके बारे में एक कविता सुना सकती हूँ? शिक्षक ने सहमति दी। जब मातृ दिवस का दिन आया तो सुरभि ने मंच पर खड़े होकर अपनी माँ के लिए कविता पढ़ी। रातों में तुझको खोजूं, हवा संग तेरी खुशबू बूझूं, झूला वही पर तू ना आई, तेरी बाहें फिर क्यों ना पाई। माँ तो कहती सपने देखूं, पर बिना तेरे कैसे जी लूं। तेरी गोदी थी जो आकाश, अब है सूना सारा निवास। तारों में तेरा चेहरा देखूं, हवा से तेरी बातें कहूं। माँ तू पास नहीं पर फिर भी है दिल की धड़कन में, हर सांस में। कभी जो रोऊं चुपके चुपके, लगता है तू पास खड़ी है। उसकी भावनाएं शब्दों में ढल गई और पूरे विद्यालय में सन्नाटा छा गया। उसकी बातों ने सबके दिल को छू लिया। सुरभि को पहली बार महसूस हुआ
कि उसकी माँ उसके साथ नहीं होने के बावजूद भी उसकी ताकत बनी हुई है। उसने तय कर लिया कि वह अपनी माँ की याद में हमेशा हिम्मत से आगे बढ़ेगी। उस रात जब वह सोने गई तो पहली बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। चांदनी की रोशनी उसकी आंखों में चमक रही थी, मानो उसकी माँ उसे आशीर्वाद दे रही हो। उसके बाद कुछ समय बीता और रीना का एक बेटा हुआ जिसका नाम युवराज था। फिर देखते देखते समय गुजरता गया और 15 साल बीत गए। सुरभि और रीना का बेटा युवराज दोनों बड़े हो गए थे। सुरभि एक बहुत ही समझदार लड़की थी, वहीं युवराज को रीना ने लाड प्यार से बिगाड़ कर रखा था। युवराज जिद्दी और गुस्सैल स्वभाव का था। एक दिन की बात है, रीना के पास एक औरत आती है और रीना से कहने लगी, रीना बहन, हमें आपकी बेटी सुरभि बहुत पसंद है। मैं और मेरे पति आपके घर उसका रिश्ता लेने आने वाले थे। सोचा इस तरह बिन बताए आने से बेहतर होगा आपको पहले बता दूं। मुझे आपकी बेटिया सुरभि अपने बेटे के लिए बहुत पसंद है। देखिए, मना मत करिएगा। हमारे पास ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है। एक अच्छा कारोबार है, गांव में बड़ा सा मकान, खेत खलियान, जमीन जायदाद, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मैं आपकी बिटिया को खूब अच्छी तरह रखूंगी। यूं समझ लो, अपनी बेटी समझ कर ही रखूंगी। बस आप हाँ कर दीजिए। रीना सोचने लगी, अरे, यह मनहूस सुरभि की किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। इतने बड़े और अच्छे घर से उसके लिए रिश्ता आया है। क्या वह सच में इतने बड़े घर में राज करेगी? नहीं नहीं, मैं ऐसा हरगिज होने नहीं दूंगी। रीना ने फिर उस औरत से कहा, देखिए बहन जी, मैं सुरभि के पिताजी से पूछ करके आपको बताती हूँ। रीना घर जाते ही सोचने लगी, कौशल्या बहन ने इस मनहूस सुरभि को चुना है। मुझे कुछ करना होगा। अगर यह शादी हो गई तो फिर यह सुरभि के पांव तो जमीन पर नहीं टिकेंगे। और अब तो हमारा व्यापार भी ठप पड़ते जा रहा है। ऐसा ना हो कि मुझे और मेरे बेटे को उस सुरभि से मांग के खाना पड़े। नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं भला यह सब कैसे होने दे सकती हूँ। मुझे कुछ करना ही होगा। फिर अगले दिन रीना कौशल्या से मिली और कहने लगी, कौशल्या बहन, मैंने सुरभि के पिताजी से बात करी थी, लेकिन वे बता रहे थे कि सुरभि का विवाह तो उन्होंने पहले से ही तय कर दिया है। वह कह रहे थे उन्होंने किसी को जुबान दी है और अब इस तरह वादे से मुकरना तो ठीक नहीं है ना। रीना मन ही मन ये रिश्ता तोड़कर खुश हुई और सोचने लगी, अब उस सुरभि को बताती हूँ। उसकी अक्ल ठिकाने ना लगाई तो मेरा नाम भी रीना नहीं। उसके बाद रीना ने सुरभि के लिए गांव के सबसे गरीब व्यक्ति से विवाह की योजना बनाई। फिर सुरभि के लिए उसने केशव नाम के एक गरीब युवक को चुना जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था। सुरभि मजबूर थी, लेकिन वह हिम्मत वाली थी। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह अपने और अपने पति के भविष्य को संवार कर दिखाएगी। शादी के बाद सुरभि अपने ससुराल पहुंची, जहां सुविधाएं बहुत कम थी। उसका पति केशव एक छोटे से व्यवसाय में संघर्ष कर रहा था। सुरभि ने हिम्मत नहीं हारी और केशव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने लगी। एक दिन सुरभि ने केशव से कहा, हमें सिर्फ परिस्थिति को कोसने के बजाय इसे बदलने के बारे में सोचना होगा। हम अपने काम को सही तरीके से आगे बढ़ाएंगे और मेहनत से अपनी तकदीर खुद लिखेंगे। सुरभि भी पढ़ी लिखी थी। उसने व्यवसाय में नई रणनीतियां लागू की। उसने नए ग्राहकों से संपर्क किया, व्यापार में आधुनिक तकनीक लाई और मार्केटिंग के नए तरीके अपनाए। धीरे धीरे उनका व्यवसाय बढ़ने लगा। कुछ ही वर्षों में केशव का कारोबार बढ़ने लगा और वे संपन्न हो गए। सुरभि का सौतेला भाई यानी कि रीना का बेटा युवराज व्यवसाय को संभाल नहीं सका। लगातार घाटे और गलत फैसलों के कारण उनका व्यापार डूब गया
और वे आर्थिक संकट में आ गए। जो परिवार कभी ऐशो आराम में जीता था, अब वह गरीबी से जूझ रहा था। जब रीना को पता चला कि सुरभि अब एक सफल और संपन्न जीवन जी रही है, जबकि वो तंगहाली में गुजर बसर कर रही है, तो उसे अपनी सोच की गलती का एहसास हुआ। घर की आर्थिक तंगी और व्यापार का डूबना सुरभि के पिता रमेश को बर्दाश्त नहीं हुआ और एक दिन दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। सुरभि को जब पता चला कि उसके पिता का स्वर्गवास हो गया, तो वो दौड़ी चली आई। सुरभि की शादी के बाद सुरभि का मायके आना जाना रीना को पसंद नहीं था, इसलिए सुरभि ने मायके जाना छोड़ दिया था। अब कुछ साल के बाद वो मायके आई तो उसे पता चलता है कि उसका मायका अब बर्बाद हो चुका है। यहाँ तक कि उसके पिता के अंतिम संस्कार के लिए तक भी रीना के पास पैसे ना थे। रीना फूट फूट कर रो रही थी। तभी उसके कंधे पर एक हाथ आया। रीना ने देखा तो वो सुरभि थी। सुरभि ने रीना को संभालते हुए कहा, माँ, आप चिंता ना करी, मैं हूं ना। उसके बाद सुरभि ने अपने पिता का अंतिम संस्कार कराया और अपने सौतेले भाई का व्यवसाय फिर से खड़ा हो, इसके लिए पैसे भी दिए। सुरभि और उसके पति केशव ने मिलकर युवराज के व्यवसाय में हाथ बटाया और उन दोनों की मेहनत से युवराज का व्यवसाय फिर से धीरे धीरे चलने लगा। रीना ये सब कुछ देखती रही। फिर एक दिन उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। वो चुपचाप बैठकर आंखों में आंसू बहाते हुए सोचने लगी, मैं कितनी बुरी हूँ। मैंने सुरभि को कभी अपनी बेटी नहीं माना, लेकिन सुरभि ने हमेशा एक बेटी का फर्ज निभाया। फिर रीना अपने आंसू पोंछते हुए खुद से कहने लगी, सुरभि ने आज तक अपना फर्ज निभाया है, अब मेरी बारी है। इतना कहकर रीना सुरभि के घर पहुंचती। सुरभि ने दरवाज़ा खोला तो सामने रीना को देखकर उसकी आंखें भर आई, क्योंकि रीना उसके घर पहली बार आई थी। सुरभि ने खुश होते हुए बोला, अरे माँ, आप यहाँ? माँ, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। आज इतने सालों बाद आप यहाँ आई। माँ, आप अंदर आइए ना, बाहर क्यों खड़ी हैं? रीना ने कहा, क्योंकि मैं अंदर आने के लायक नहीं हूँ बेटी। सुरभि ने जब रीना के मुंह से बेटी शब्द सुना तो वो चौंकते हुए बोली, बेटी? माँ, आज आप मुझे बेटी कह रही? रीना अब रोती हुई सुरभि के पैरों पर गिर जाती है और फूट फूट कर रोते हुए कहने लगती है, हाँ बेटी, हाँ हाँ मेरी बच्ची, मैं तुझे कभी समझ ही नहीं पाई, या ये कहूँ कि तुझे कभी समझना ही नहीं चाहा। किस मुंह से तुझसे माफ़ी मांगूं? मैं तो माफ़ी मांगने के भी लायक नहीं हूँ। लेकिन बेटी, मैंने जो भी तेरे साथ किया उसके लिए मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। तू मुझे जो सज़ा देगी मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है बेटी। सुरभि ने कहा, माँ, आप ये क्या कह रही हैं? सज़ा? बेटी भी कह रही और सज़ा भी देने को कह रही। कोई बेटी अपनी माँ को सज़ा देती है क्या? आपने आज मुझे अपनी बेटी स्वीकार किया, मेरे लिए बस इतना ही बहुत है। मुझे ना आपसे शिकायत थी और ना कभी होगी। जो हुआ माँ, उसे बुरा सपना समझकर भूल जाइए। इतना कहते ही सुरभि रीना के सीने से लिपट गई। दोनों माँ बेटी एक दूसरे को गले से लगाकर रोने लगी। अब रीना सुरभि को दिल से बेटी मानने लगी। सुरभि जब भी मायके आती तो रीना सुरभि के पसंद का खाना बनाती, अपने हाथों से खिलाती। आखिरकार वर्षों बाद सुरभि को माँ का प्यार मिलने लगा, जिसके लिए वो बरसों तरसी थी। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।